नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर दरभंगा से, जहां मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। घटनास्थल पर दरभंगा डीआईजी बाबूराम पहुंचे और इस जगह पर उनकी मौजूदगी दरभंगा डीआईजी बाबूराम ने एक बड़ी जानकारी दी है। घटनास्थल पर कमरा में 3 खाली ग्लास मिले हैं और तीनों खाली ग्लास को महत्वपूर्ण संकेत के तौर पर पुलिस इस वक्त देख रही है। हालांकि इस दृष्टिकोण से जांच अभी शुरू कर दी गई है। घर के पीछे फेंकी हुई छोटी सी अलमारी भी अब इस वक्त सबूत के तौर पर देखी जा रही है। फेंकी हुई अलमारी में महत्वपूर्ण कागजात मिले हैं। गुप्तचरों से भी पुलिस ने हालांकि जानकारी इकट्ठा की है। जो सुराग मिले हैं वो चोरी की घटना से अलग संकेत दे रहे हैं। अब इस घटना को लेकर धीरे धीरे जब तमाम पहलुओं पर जांच चल रही है तो कई अहम खुलासे और महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आती हुई ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। घटनास्थल पर डीआईजी बाबूराम की मौजूदगी और ये माना जा रहा है कि घर में 3 लोगों की मौजूदगी रही होगी, क्योंकि 3-3 ग्लास और अभी से भी सबूत के तौर पर इस वक्त पुलिस देख रही है। तो हाई प्रोफाइल हत्या से इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि धारदार हथियार से जीतन सहनी की हत्या की जाती है। मुकेश सहनी के पिता की इस हत्या के बाद अब इस वक्त राज्य में सियासत भी गर्म है। बताया जा रहा है कि बिस्तर पर सोई हुई अवस्था में खून से लथपथ हुआ लाश मिलता है। घर में 2-3 नौकर और ड्राइवर भी रहते थे और ऐसे में अब सभी जांच के घेरे में है। घटना के वक्त मुकेश सहनी मुंबई में थे। हालांकि उन्हें इसकी जानकारी जरूर दी जाती है। फोन पर उन्हें हर चीज की जानकारी मिलती है, जिसके बाद उनकी रवानगी बिहार के लिए हो चुकी है। अपने घर के लिए वो रवाना हो चुके हैं। ग्रामीण एसपी घटनास्थल पर पहुंचते हैं। एसआईटी में बिरौल एसटीपीओ और थाना प्रभारी जो है वो पहुंचते हैं। एफएसएल की टीम हत्याकांड की जांच कर रही है और अब ये कहा जा रहा है कि घर के पीछे एक अलमारी भी मिली है और उस अलमारी को भी एक संकेत के तौर पर लेकर अब इस वक्त पुलिस जांच में चल रही है आगे। डीआईजी बाबूराम सर है, मिथिला परिषद के बाबूराम है सर, आए हुए हैं चूंकि घटनास्थल पर। सर, आप खुद से घटनास्थल पर आए हुए हैं सर, क्या देखा और क्या? जैसे कि ये घटना बहुत ही दुखद भी है और बहुत ही संवेदनशील मामला भी है, इसलिए हम लोग यहाँ स्वयं कैंप किए हुए हैं। हर एक चीज़ को हम लोगों ने बहुत बारीकी से देखा है। सुबह से यहाँ एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी काम कर रही है। कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम लोगों को मिली हैं, उस पर काम किया जा रहा है और उम्मीद है कि जल्दी ही घटना को उद्भेदन करके हम लोग आप लोगों को विस्तृत जानकारी दे पाएंगे। सर, आपने अंदर जाके देखा, क्या स्थिति थी? क्या आपने 3 बोतल की बात कही या कुछ और मोटिव लगता है? एक तो कमरा में 3 खाली गिलास मिले हैं, उससे भी एक महत्वपूर्ण संकेत हम लोगों को मिलता है। इसके अलावा घर के पीछे में जो घर की एक अलमारी थी छोटी सी, वो फेंकी हुई मिली है, जिसमें महत्वपूर्ण कागजात थे और कुछ जानकारी हम लोगों को अपने गुप्तचरों के माध्यम से मिली है। उम्मीद है कि हम लोगों को अनुसंधान की एक दिशा मिल गई है। अगले कुछ घंटों में हम लोग इस पर काम करके घटना का उद्भेदन कर लेंगे और आप लोगों को विस्तृत जानकारी दे पाएंगे। चूँकि आपके काम करने का तरीका हम बेहतर जानते हैं, लेकिन लगता है कि जो सुराग हैं वो मिल गए हैं और बड़ी जल्दी इसका जो है खुलासा हो जाएगा। क्योंकि जो चोरी का जो आप बात सामने आ रही है सर, उसे हट चोरी का सबसे पहले जो हम लोगों ने अलमारी को देखा था, हम लोगों को लगा था कि शायद ये चोरी वाला मामला होगा, लेकिन उसके बाद जो सुराग मिले हैं वो चोरी से अलग संकेत कर रहे हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। उम्मीद है कि बड़ी जल्दी हम मामले को उद्भेदन कर आप लोगों को पुनः जानकारी देंगे। जो प्रथम दृश्य में चोरी की बात आई थी, उसको लेकर डीआईजी सर ने बड़े ही न्यूज़ 18 ऐसे एक्सक्लूसिव बात करते हुए कहा है कि जो चोरी का प्रथम सुराग आया है वो था, लेकिन एक और सुराग मिला है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। न्यूज़ 18 विपिन कुमार, दरभंगा। तो बाबूराम डीआईजी जो है वो घटनास्थल पर ही मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे भी सुराग मिले हैं जो चोरी से इतर कुछ संकेत दे रहे हैं। हालांकि ये सब कुछ तहकीकात के दायरे में है। अब तक इस मामले में हुआ क्या कुछ है वो भी जरा एक बार फिर से हम आपको बता दें। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या की जाती है। सुबह लगभग 8 बजे का वक्त बताया जाता है जब हत्या की खबर लोगों को मिलती है। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी, उनकी हत्या और सुबह 8 बजे लोगों को इसकी जानकारी होती है। मौके पर बिरौल थाने से पुलिस की टीम पहुंची। खबर मिलते ही मुकेश सहनी भी मुंबई से दरभंगा के लिए रवाना हो गए। 9 बजे हत्याकांड को लेकर एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया। घटनास्थल पर दरभंगा के एसएसपी, ग्रामीण एसपी पहुंचे और तहकीकात शुरू की जाती है। घटनास्थल पर घर के पीछे से अलमारी बरामद हुई।
वहीं घटना स्थल से कमरे में 3 खाली गिलास भी मिले हैं। पटना से एफएसएल और एसटीएफ की टीम रवाना हो चुकी है। अब उसके पहुंचने का इंतजार हो रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने भी इस घटना को लेकर मुकेश सहनी से बात की। दरभंगा में वीआईपी के जो अध्यक्ष मुकेश सहनी है, उनका इंतजार अब इस वक्त किया जा रहा है। तो दरभंगा की ग्रामीण एसपी काम्या मिश्रा भी इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि काम्या मिश्रा के नेतृत्व में ही एसआईटी टीम का गठन हुआ है, जो जांच में जुटी हुई है, और इस टीम में बिरौल डीएसपी और थानाध्यक्ष को भी रखा गया है। जांच में अब तक क्या कुछ सामने आया है, इसे लेकर ग्रामीण एसपी काम्या मिश्रा से बात की दरभंगा संवाददाता विपिन दास ने। जो प्रमुख बनाई गई हैं काम्या मिश्रा खुद हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, बहुत बड़ी घटना घटी है, क्या है? जो घटना हुई है उसको जो है हम लोगों ने अभी क्राइम सीन को भी प्रोटेक्ट कर लिया गया है। सुबह को आज हमें इन्फॉर्मेशन मिला था और अभी जो है डॉग स्क्वाड की टीम आ गई है, एफएसएल की टीम आ गई है, उनके द्वारा भी निरीक्षण किया जा रहा है। हमारी एसआईटी टीम के सारे मेंबर्स भी अलग अलग टीम डिवाइड होकर के लगे हुए हैं। कुछ जो घटनास्थल के ऊपर स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं, जो आसपास के सीसीटीवी और लोकल इनपुट की गैदरिंग में काम कर रहे हैं। तो सारे एंगल्स को हम लोगों के द्वारा कवर किया जा रहा है और उस पर काम किया जा रहा है। मैडम, ये अकेले रह रहे थे? ये अकेले ही रह रहे थे, अकेले। जैसा सुनने को पता लगा, नहीं, सुबह को कुछ खाना बनाने के लिए लोग आते थे, जो दूध वगैरह देने के लिए लोग आते थे, वो लोग आते थे, लेकिन ये मुख्यतः अकेले रह करते थे। और गश्ती जब होती थी तो उस टाइम पर यहाँ पे स्पेसिफिकली हम लोग ध्यान भी दिया करते थे। जब भी होता था एसएचओ वगैरह आकर के मिलते भी थे। बट है, बाकी जैसे जो अपडेट होता है आपको दे देंगे। जी, अभी सारे लोगों से, इवेंचुअली उनके परिजनों से, जिनको भी बॉडी जिन्होंने पहली बार देखा है और जो भी इसके रिलेशन में कोई भी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, उनके परिजनों वगैरह सबसे हम लोग कांटेक्ट एस्टैब्लिश करें और बात की जा रही है। जो मैडम थी, उन्होंने कहा कि जो उनके साथ थे, जो खाना बनाने वाले थे, जो यहाँ आया जाया करते थे, दूध देने आते थे, जो अन्य लोग भी हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और ये पुलिस तफ्तीश में शामिल है। देखना है कि आगे क्या खुलासा निकल के सामने आता है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। तो मुकेश सहनी के पिता की हत्या को लेकर इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एडीजी जितेंद्र गंगवार की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वारदात काफी संवेदनशील है। पुलिस इस पूरे घटना को बहुत गंभीरता से लेकर जांच में जुटी हुई है। एसएसपी, डीआईजी घटनास्थल पर मौजूद हैं और जल्द से जल्द इसमें शामिल लोगों की गिरफ्तारी भी की जाएगी, इसके निर्देश दे दिए गए हैं। एफएसएल डॉग स्क्वाड की टीम रवाना हो गई है। पटना से एसटीएफ की टीम को रवाना किया गया है। अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। हत्याकांड की फॉरेंसिक जांच की जा रही है और पुलिस टीम पूरी जानकारी को जुटा भी रही है। तो बिहार में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक बार फिर केंद्रीय जांच ईडी की टीम ने दबिश देनी शुरू कर दी है। ईडी की टीम ने झंझारपुर के पूर्व विधायक गुलाब यादव और आईएएस संजीव हंस के राज्य के 21 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी है। दिल्ली से लेकर पुणे और पटना से मधुबनी के झंझारपुर में एक साथ ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। जांच एजेंसी ईडी के सूत्र के मुताबिक आईएएस अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ भ्रष्टाचार सहित सेक्स एक्सटॉर्शन का भी बेहद गंभीर आरोप है। सूत्र ये कहते हैं कि यौन शोषण में पूर्व विधायक गुलाब यादव की भूमिका होने का आरोप है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि जांच पड़ताल के दौरान ट्रांसफर पोस्टिंग से भी जुड़े हुए दस्तावेज मिले हैं, जिसे विस्तार से अब इस वक्त ये टीम जो है वो खंगाल रही है। तो गुलाब यादव पर शिकंजा इस वक्त, साथ ही साथ आईएएस संजीव हंस पर भी दबिश ईडी की तरफ से। पहले भी विवादों में जो संजीव हंस हैं वो रहे हैं, बिहार के सीनियर आईएएस अधिकारी हैं और ऐसे में अब इस वक्त ईडी की तरफ से 21 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी गई है। तो करीब 21 ठिकानों पर यह दबिश और टीम की तरफ से लगातार जो कार्रवाई है वो हो रही है। और हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से सीधे जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, चूंकि ये दोनों ही नाम जाने माने पहचाने और इससे विवादों की बात करें तो उससे भी इनका नाम जुड़ा रहा है, इस वक्त इस कार्रवाई को होते हुए कितना वक्त हो गया? देखिए, जाने माने नाम के साथ साथ ये कार्रवाई भी जो है वो काफ़ी
कहा जा सकता है कि पुरानी है, क्योंकि इन्हें नोटिस पहले ही भेजा गया था आय से अधिक के संपत्ति के मामले में, और कहीं न कहीं विवादों से पुराना नाता भी संजीव हंस का रहा है। और आप देखिए कई आरोप उन पर लगे हैं संजीव हंस पर, यौन उत्पीड़न के साथ साथ कई तरीके के गंभीर आरोप लगे, या फिर जो बिजली कंपनी है उसमें मशीनरी खरीदने से लेकर के तमाम चीज़ों के आरोप लगे। और इस वक्त हम संजीव हंस जो सीनियर आईएएस अधिकारी हैं उनके घर के ठीक सामने हैं, और हम तस्वीर दिखाएंगे उनके घर की कि किस तरीके से यहीं पर छापेमारी की जा रही है। और सुबह 6 बजे जो ईडी की टीम है यहाँ पहुँची। इसके अलावा जो बिजली कंपनी का कार्यालय है, जो पुराना ऊर्जा भवन है, वहाँ पर जो इनका कार्यालय है, चैम्बर है जहाँ बैठते हैं, वहाँ पर ईडी की टीम है। इनके जो पीएस हैं उनके आवास पर भी छापेमारी चल रही है, क्योंकि उन पर भी कई तरीके के आरोप लगे और वो भी काफ़ी चर्चा में रहे हैं। और उसके बाद गुलाब यादव के भी कई ठिकानों पर पटना, दिल्ली, पुणे सहित कई जगहों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। और देखिए इन लोगों का विवाद से और इस तरीके के गंभीर आरोपों से कहा जा सकता है कि पुराना नाता रहा है। कई आरोप कई बार लग चुके हैं, संजीव हंस हो, गुलाब यादव हो, कई आरोप इन लोगों पर लग चुके हैं। और आज ईडी की जो टीम है फिलहाल यहाँ पर छापेमारी कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से संजीव हंस पर आरोप लगे उसके बाद भी सरकार ने इन्हें महत्वपूर्ण पद की जिम्मेवारी दी है। और जिस तरीके से जो पद इनके पास है कहीं ना कहीं बिहार के लिए बेहद खास है, क्योंकि जो बिजली ऊर्जा विभाग है, ऊर्जा विभाग पर हमेशा मुख्यमंत्री की हमेशा नज़र होती है, उसके कामकाज पर नज़र होती है। बावजूद उस विभाग के जो सबसे सीनियर अधिकारी हैं, जो बिहार सरकार के सीनियर आईएएस बिल्कुल, और इसीलिए शैलेंद्र अब ये देखना होगा कि जब ये कार्रवाई अब शुरू हुई है तो जब खत्म होती है तो किस तरह की जानकारी सामने आती है और उसके बाद क्या कोई कार्रवाई होती हुई दिखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए सीनियर आईएएस अधिकारी संजीव हंस के ठिकानों पर ईडी ने रेड डाला है और 4 राज्य जिसके करीब 21 ठिकानों पर यह सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलता हुआ। दिल्ली से न्यूज़ 18 संवाददाता शंकर आनंद की ये रिपोर्ट देखिए। के द्वारा बिहार, राजधानी दिल्ली, पुणे में एक बड़े सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। अगर सर्च ऑपरेशन की बात करें तो ये मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा यह मामला है और मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ करप्शन से जुड़ा मामला है। और इस मामले की अगर बात करें तो बिहार में एक आईएएस अधिकारी के आवास पर भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इसके साथ साथ एक पूर्व विधायक हैं, गुलाब यादव नाम है, उनके खिलाफ भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और अगर इस पूरे मामले की अगर बात करें तो हमारे सूत्र बताते हैं कि दरअसल ये एक्सटॉर्शन से जुड़ा मामला है, सेक्स एक्सटॉर्शन से जुड़ा यह मामला है। और इस मामले की शिकायत ईडी को मिली थी और उस मामले में विस्तार से खंगाला गया। उसके बाद तमाम सबूतों के आधार पर और तमाम जानकारियों के आधार पर इस सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को आज अंजाम दिया जा रहा है। और सर्च ऑपरेशन की अगर बात करें तो 3 राज्य के अंतर्गत 21 लोकेशन पर यह सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से अगर आईएएस अधिकारी की अगर बात करें तो 1997 बैच के आईएएस अधिकारी संजीव हंस हैं, उनके खिलाफ ये सर्च ऑपरेशन है। हालांकि अगर मामले की बात करें तो ये मामला जो है सेक्स एसोसिएशन से जुड़ा एक पुराना जो एक एलिगेशन है वो पहले कुछ समय पहले सामने आया था, जिसमें कि संजीव हंस हैं उन पर एक आरोप भी लगाया गया था। एक महिला वकील जो है उन्होंने भी आरोप लगाई थी। लेकिन इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कैसे सामने आया, किस तरह से इस मामले में तमाम जो पहलू जो है गुलाब यादव से जुड़ा हुआ है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जांच का दायरा काफी आगे बढ़ाया जा रहा है। और देखना लाजमी होगा कि सर्च ऑपरेशन के दौरान में क्या क्या जानकारी निकल के सामने आती है। हालांकि हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि सर्च ऑपरेशन के दौरान में जब ये सुबह में 6 बजे के लगभग में जब सर्च ऑपरेशन शुरुआत हुई उस वक्त से लेकर देर शाम तक ये सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई चलेगी। लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई महत्वपूर्ण सबूतों को जांच एजेंसी ईडी के द्वारा जब्त किया गया है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और इसके साथ साथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जांच एजेंसी के द्वारा जब्त किया गया है। और कहा जा सकता है कि इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा आने वाले दिनों में इस मामले में कई बड़े खुलासे देखने को मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अपू पाठक के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और 19 जुलाई से शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की परीक्षा होने जा रही है और पेपर लीक होने के बाद से फिर से ये परीक्षा हो रही है जो 22 जुलाई तक चलेगी। करीब 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। और खास बात ये कि 19 जुलाई से 21 जुलाई तक एक ही पाली में परीक्षा ली जाएगी, जबकि 22 जुलाई को 2 पाली में परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा के लिए राज्य के 27 जिले में कुल 404 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बार पेपर लीक की कोई गुंजाइश न रह जाए, कहीं से कोई चूक ना हो, इसके लिए बीपीएससी की तरफ से बड़ी तैयारी की गई है।
पहले एक ही सेट में प्रश्न पत्र बनता था, लेकिन इस बार पेपर के कई सेट तैयार किए जा रहे हैं। सेट का चयन भी परीक्षा से महज कुछ घंटे पहले ही होगा। कौन सा सेट किस केंद्र पर जाएगा, इस बात की जानकारी परीक्षा के दिन ही सिर्फ डीएम को दी जाएगी। जिस गाड़ी में प्रश्न पत्र ले जाया जाएगा वो जीपीएस तकनीक से लैस होगा। परीक्षा केंद्र पर 10,000 कैमरे लगाए जाएंगे जो सीधे बीपीएससी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जुड़े होंगे और सभी परीक्षा केंद्र पर जैमर लगाया जाएगा। बीपीएससी चेयरमैन रवि मनुभाई परमार हमारे साथ हैं, क्योंकि 19 तारीख से TRE-3 की परीक्षा होनी है और तमाम तैयारियां जो है एक तरह से पूरी कर ली गई है। किस प्रकार की तैयारी है, इस बार क्या नया प्रयोग करने जा रहे हैं? जैसे हम लोगों ने बड़ा डिटेल में आपको ब्रीफ किया है। अभी आयोग ने पहले मार्च में जो एग्जाम ली थी उससे अब जो एग्जाम ली है उसमें काफी सारे इम्प्रूवमेंट किए हैं। जैसे मल्टी सेट से एग्जाम होगी, इसका मतलब है कि एक से अधिक क्वेश्चन पेपर होंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में, प्रिंटिंग में, सीलिंग में, रैपिंग में, स्टैपिंग में और बाकी सारी प्रक्रिया में काफी सारे सुधार किए गए हैं। हर एक प्रक्रिया को यूनिक बनाया गया है और आगे होने वाली हर एग्जाम में कोई न कोई एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जरूर रहेगा, जिससे कि कदाचार मुक्त परीक्षा संभव हो सके। अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि कुल कितने सेट रहेंगे, कलर की खासियत क्या होगी, कोड होगा या नहीं, और अलग अलग सेंटर पर क्या अलग अलग सेट रहेंगे, जिले में कैसे सेट रहेंगे? ये हमने पहले भी क्लियर किया था, जो डिजिटल डायरेक्शन दिया है उसमें भी क्लियर है। 18 तारीख से लेकर 22 तारीख के बीच में जो एग्जाम हो रही है उसमें अलग अलग दिन क्वेश्चन पेपर के अलग अलग कलर कोड होंगे और वो कलर कोड में से कोई एक कलर कोड को हम लोग एग्जाम के दिन डिसाइड करेंगे कि किस कलर कोड का क्वेश्चन पेपर को यूज किया जाना है। तो ये एग्जाम के 2.5 या 3 घंटा पहले ही डिसाइड हो गया, ताकि किसी भी पेपर को लीक होने की संभावना खत्म की जा सके। नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे इस बार? नॉर्मलाइजेशन की पूरी प्रक्रिया नेशनल लेवल पर बहुत स्टैंडर्ड वे में की जाती है और बहुत सालों से की जा रही है। जो फॉर्मूला उसके नेशनल लेवल पर यूज की जाती है वही फॉर्मूला हम भी यूज करेंगे और अकॉर्डिंगली नॉर्मलाइजेशन करेंगे अगर आवश्यकता पड़ी तो। एग्जाम के बाद रिजल्ट का एक टारगेट होता है, रिजल्ट कब तक टारगेट रखे हैं, जारी करेंगे? क्या 65% आरक्षण कानून भी उसमें आप ऐड करेंगे? आरक्षण का प्रतिशत या आरक्षण की जो पॉलिसी है वो राज्य सरकार निर्धारित करती है और अकॉर्डिंगली आयोग रिजल्ट डिक्लेयर करता है। वर्तमान स्थिति में जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश हुआ है उसके बाद आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त होने पर हम जल्दी से जल्दी रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। कुछ टारगेट रखा होगा कि 15 अगस्त से पहले हम दे दें रिजल्ट? नॉर्मल कोर्स में अगर हमारे पास पॉलिसी अवेलेबल है तो जो TRE 1-2 में हुआ था और अब कर सकते हैं हम, वो 15 से 20 दिन या अधिक से अधिक 25-30 दिन में हम लोग 1 महीने में रिजल्ट जरूर डिक्लेयर कर सकते हैं। TRE 2 वाले सप्लीमेंट्री वाले जो अभ्यर्थी हैं वो इंतजार में, अभी तक उनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ। पूर्व के जो चेयरमैन थे उन्होंने घोषणा कर दी थी, क्या TRE 2 को लेकर भी आप प्रयास करेंगे? TRE 3 के भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जारी करेंगे? नहीं, जैसे हमारे सेक्रेटरी ने भी क्लेरिफाई किया था, आयोग किसी परीक्षा में वेटिंग लिस्ट नहीं बनाता है तब तक जब तक कि जिसकी एग्जाम हो रही है उसके नियमावली में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है। अगर वेटिंग लिस्ट का 5% का प्रावधान है तो हम हर कैटेगरी में 5% कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट बनाएंगे। अगर वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है तो आयोग के लिए वो करना नियमानुकूल नहीं होगा। TRE 3 में 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, उनसे मेरी यही अपील होगी कि वे किसी भी, आयोग ने पूरी तैयारी की है परीक्षा को कदाचार मुक्त रूप से कराने की। क्वेश्चन पेपर के लीक की संभावना नहीं के बराबर है, इसलिए किसी के भी झांसे में ना आए, अपना मन लगा के तैयारी करे, एग्जाम दे। अगर कोई कोशिश करता है इनको बरगलाने की, उनसे पैसा ऐंठने की, तो तुरंत पुलिस के, साइबर क्राइम के या आयोग के ध्यान में लाए, हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। जो परीक्षा माफिया हैं, जो शिक्षा माफिया हैं, उन्हें भी इन्होंने खुलकर चेतावनी दी है कि इस बार नया प्रावधान लागू हुआ है, अगर ऐसी हरकत करते हैं तो कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर।